सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल सर, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलो भैया, इसी के साथ एकदम जोश में आके शुरू करते हैं। क्या सर, हम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 और आज है हमारी लेक्चर नंबर 3 हमें आज करना है। आओ चलो शुरू करते हैं, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं सर कि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। आओ जरा बुक खोलो और बुक से हम रिवाइज कर लेते हैं जरा, हमने क्या करा था लास्ट क्लास में। सर हमने करा था, हमने क्या पढ़ा था सर, हमने मिशन के बारे में पढ़ा था कि मिशन जो है प्रेजेंट स्टेटमेंट होता है, बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है, हम क्या हैं, हम किस बिजनेस में हैं और हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुलाइज और आर्टिकुलेट करते हैं मिशन को, और इसमें हम लैक्स नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स। अच्छा, तो क्वेश्चन जो हमने मेन करा था इसमें पिछली क्लास में, वो हमने करा था सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सॉरी मिशन। हमने ये पढ़ा था कि अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। बिल्कुल सही। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, हमने मिशन स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस की बात करी थी। इसके लिए हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, मुझे बताओ क्या थी वो कहानी। सर हमने बात करी थी एप्पल कंपनी के वीआर ग्लासेस, यानी हमने कहानी बनाई थी कि एप्पल कंपनी को वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस बनाने हैं, जिस वजह से जो उसका क्या था सर, उसका मिशन था। तो सबसे पहला पॉइंट था सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा सर, यूनैनिमिटी से अपना क्या करा, पर्पस डिसाइड करा। यूनैनिमिटी यानी एकजुट होकर पर्पस डिसाइड करा। फिर उन्होंने क्या करा सर, सेकंड पॉइंट में उन्होंने बुलाया किसको, उन्होंने बुलाया मिडल या डिवीजन लेवल को और स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट करने के लिए कहा। साथ में उनको कहा कि कंट्रोल और एसेस करो सीपीटी, यानी कि कंट्रोल, परफॉर्मेंस और टाइम। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की बात हुई कि उनको कहा कि एलोकेट किया, कि स्टैंडर्ड से एलोकेट किया ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज। और पॉइंट नंबर 4 में सर मोटिवेट किया उनको ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ सर, मिडल लेवल वाले ने फंक्शनल लेवल वालों को बुलाया, मतलब फंक्शनल लेवल वालों ने इंप्लॉइज को बुलाया और क्या बताया सर, अपना फोकल पॉइंट बताया, फोकल पॉइंट यानी एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस बताया। उसके साथ साथ क्या बताया सर, उसको बताया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बताया और इंप्लॉइज को डायरेक्शन देनी पड़ती है। फिर क्या हुआ सर, जब इन्होंने मिलके काम किया तो एम्प्लॉय ने ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव्स को गोल में एंड कंप्लीट किया टास्क असाइन, जो टास्क असाइन था वो कंप्लीट किया। लास्ट में सबने मिलके पार्टी करी, जिससे क्या हुआ सर, सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर और एंड प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना। उसके साथ साथ एम्प्लॉय ने भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा। मुझे बात बताओ, समझ आई या नहीं आई। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि ये आपका होमवर्क था, इसको आपको घर पे लिखना था, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना था और ये पूरा आंसर लिखना था। होपफुली आपने ये कर लिया होगा, बताओ कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये भी करा दिया था पॉइंट्स दैट आर हेल्पफुल व्हाइल राइटिंग मिशन स्टेटमेंट, कौन कौन से पॉइंट जो है वो हेल्पफुल होते हैं मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमने सर कर लिया था, कौन कौन से पॉइंट जो है वो हेल्पफुल होते हैं मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए। उसके बाद हमने क्या करा था सर, उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट में एक क्वेश्चन और करा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मैंने आपको गोल्स के बारे में क्या बताया था सर, गोल जो होते हैं वो एंड रिजल्ट होते हैं। क्या होते हैं सर, एंड रिजल्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। जैसे कि टाटा ऑटोमोबाइल का गोल है कि इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर, ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं टारगेट। अच्छा, टारगेट मैंने आपको बताया था, गोल जो है वो ओपन एंडेड होते हैं, गोल जो है वो ओपन एंडेड होते हैं, ये मैंने यहां लिखवाया था आपको कि गोल जो है हमारे, गोल आर ब्रॉड एंड जनरल एम्स दैट डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक डिटेल और डेडलाइन, इनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है सर, ये ओपन एंडेड होते हैं। क्या होते हैं सर, ओपन एंडेड होते हैं। ब्रॉड एंड जनरल होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या चाहिए। डू नॉट हैव डेडलाइंस, इनकी कोई डेडलाइंस नहीं होती। वैसे ही दूसरी ओर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर, ऑब्जेक्टिव सिंपली टारगेट्स होते हैं। क्या होते हैं सर, टारगेट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक मेजरेबल, क्या होने चाहिए सर, मेजरेबल एक्शन
दैट हेल्प इन अचीविंग गोल, जिससे हम गोल्स अचीव करते हैं, दे हैव अ क्लियर डिटेल एंड अ डिफाइंड टाइम फ्रेम, और इनका टाइम फ्रेम भी डिफाइन होता है। तो अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं तो क्या होता है सर, स्पेसिफिक होगा, दूसरा क्लोज एंडेड होगा क्योंकि ये क्लोज एंड होते हैं, इसी वजह से मेजरेबल एक्शंस में होते हैं, क्योंकि जब तक क्लोज एंड नहीं होगा तब तक हम मेजर नहीं कर पाएंगे, और ये हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, और क्लोज एंडेड होने की वजह से इनका एक डिफाइंड फ्रेमवर्क भी होता है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी गोल एंड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, उसमें से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, कह रहा है उनको अगर मीनिंगफुल बनाना है, यानी कि वो अगर अच्छे हों, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपके मीनिंगफुल हो, आपके वो सही हो, जिसको आप यूज कर सको बिजनेस में, टू सर्व द इंटेंडेड रोल, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसके लिए हमने ये ओब्जरीवाल की कहानी पढ़ी थी, कि यानी हमने पढ़ा था क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू बी अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सर देखिए, जो ओब्जरीवाल है ना, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा रिलेशन बना के रखता है ऑर्गेनाइजेशन में सबसे, यानी कि ऑब्जेक्टिव का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट से उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट क्या था सर, सेकंड पॉइंट के अंदर उसको बुलाया गया, एक टारगेट दिया जो उसको चैलेंजिंग लगा, क्या लगा उसको सर, चैलेंजिंग लगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होने चाहिए सर, चैलेंजिंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए सर, दे शुड बी चैलेंजिंग। उसके अलावा सर उसके बाद क्या हुआ, इसको जब टारगेट हमने दिया, उसको चैलेंजिंग लगा, तो एक टाइम फ्रेम उसको हमने दिया, उसको एक टाइम फ्रेम दिया, क्या टाइम फ्रेम दिया सर, एक साल में 50 लाख बॉटल बिकनी चाहिए। और ये तो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये होने चाहिए। फिर क्या हुआ सर, उसने बाकी जो सेल्समैन हैं उसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं उनको बुलाया और कहा स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया, क्या समझाया उनको, स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस बताया, जिससे उनको क्या मिलेगी सर, अप्रेजल मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव का चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था हमने, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर क्या हुआ सर, उसके बाद ओब्जरीवाल ने बेसिस बनाया ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके कि 50 लाख बॉटल कैसे बेचे, यानी पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, का बेसिस पता होना चाहिए या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। फिर क्या था सर, उसने पर्पस को हेल्पफुल तरीके से अचीव करने के लिए क्या बनाया, मिशन बनाया, यानी कि छठा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव का, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, यानी हेल्पफुल होने चाहिए टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है हेल्पफुल होने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने मिशन और पर्पस को क्या कर सके, अचीव कर पाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 था सर, उसने को रिलेट किया सबको विद ईच अदर, यानी ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड को रिलेट विद ईच अदर। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 था सर हमारा, दे शुड बी कंट्रोलेबल, दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, मेजरेबल होने चाहिए, बस साथ में ये पढ़ लिया कि क्या होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए। 9th पॉइंट में था कि कॉन्क्रीट होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए सर, कॉन्क्रीट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। लास्ट था कि सर जब उसने सारा काम करा तो मिलके उन्होंने पार्टी करी, और जिससे क्या बना सर, ऑब्जेक्टिव शुड सेट, सॉरी ये तो अलग है, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन कंस्ट्रेन, यानी ऑब्जेक्टिव जो है आपके रिसोर्सेज जितने हैं उन कंस्ट्रेन के अंदर ही होना चाहिए, उन रिसोर्सेज के लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर ही होना चाहिए, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही बनने चाहिए। तो ये हमारे 10 पॉइंट थे। अगला पॉइंट आता है, अगले हेडिंग डालिए बढ़िया सी लिखिए, वैल्यूज। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सर वैल्यूज का। आइए जरा पॉइंट नंबर 4, हम पढ़ क्या रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट, याद रखना ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट का ही पार्ट है, लिखो वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज में क्या है सर, अगर हम वैल्यूज की बात करें तो हम कहेंगे सर देखिए ये है कौन सर, ये है एक एक्टर, कौन है सर, ये एक्टर, फिल्म स्टार है, ये एक अच्छा इंसान है, क्या है सर, एक अच्छा इंसान, इसीलिए इसने अपनी छाती पे भी लिखवा रखा है बीइंग, हाँ क्या, बीइंग, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इंसान,
बीइंग इंसान, ये इसकी पैर हैं सर। हाथ कहाँ गई, ये रहे इसके हाथ। सर ये तो बहुत अच्छी फोटो बनाई है। हाँ, आपको भी ऐसे ही फोटो बनानी है इसकी बढ़िया सी, ठीक है। और इसकी आंखें सर कभी कभी लाल रहती है। ठीक है सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी फोटो सी बना ली, बिल्कुल। दो, मुझे बताओ ये कौन है सर। ये एक एक्टर है जिसका नाम है, जो भी आप नाम रखना चाहो इसका, पर ये बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए इसने अपनी छाती पे भी बीइंग इंसान लिखवा रखा है, ठीक है। अब जरा समझो, हम क्या स्टोरी बनाएंगे। हम लिखेंगे सर, ये एक अच्छा, ये अच्छे अच्छे वैल्यूज वाला एक्टर है जिसने अपने अपने करियर में बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारे लिखो, बहुत सारे हिट्स, HITS, बहुत सारे हिट मूवी दिया। सर ये ऐसे लिखना है, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना है, HIT हिट DIA दिया, यानी कि 6 पॉइंट है, हमें इससे याद हो जाएगा। अगर इससे याद नहीं करना तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर H का मतलब क्या है सर। H, क्योंकि ये अच्छा इंसान है तो H से शुरू होता है सर ह्यूमिलिटी। क्या शुरू होता है सर, ह्यूमिलिटी। सर ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्र, 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 ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद आई से है सर इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। फिर हिट, टी से क्या है सर, टी से है सर ये ईमानदार है, इसलिए लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। क्या करते हैं सर, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट तो आपको पता है, भरोसा। फिर डी से है सर, लिखो डी, दिया से डी से है सर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब सर, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी की बात हो रही है। ये बहुत सारे रोल कर लेता है, कॉमेडी भी कर लेता है, रोमांस भी कर लेता है, एक्शन भी कर लेता है। फिर आई से है सर इनोवेटिव, ये अलग अलग रोल के लिए इनोवेटिव तरीके से काम करता है, इनोवेशन। और लास्ट में है सर ए से है सर बहुत ही अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अकाउंटेबल, ठीक है। बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता है रोड पे, एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये गाड़ी चलाता है, तो अकाउंटेबल बहुत है, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए सर, टोटल 6 पॉइंट हो गए। हम अगर इसको याद करें तो हम कहें कि भाई ये इंसान जो है, बीइंग इंसान, बहुत ही एक अच्छा एक्टर है, और अपनी लाइफ में इसने अपने करियर में बहुत सारी मूवीज हिट दिया, यानी हिट मूवी दिया। हिट हो गया सर HIT, दिया से हो गया सर DIA, H से हो गया सर ह्यूमिलिटी, क्या हो गया ह्यूमिलिटी, आई से हो गया इंटीग्रिटी, टी से हो गया ट्रस्ट, डी से हो गया डाइवर्सिटी, आई से हो गया इनोवेशन, और ए से हो गया अकाउंटेबल। क्या हो गया, अकाउंटेबल। आओ जरा समझते हैं, ये मैंने आपको लिखने के लिए दिया था घर पे कि एक बार लिख लेना इसको। हाँ आओ जरा, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जैसे ये एक अच्छा इंसान है, जरा समझो मेरे साथ साथ। मैं कह रहा हूं कि जो टाटा साहब है वो ये कहते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस बनाया है, या आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हो, तो आप अपने इस बिजनेस के ऊपर खुद से ही, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट करे, सेल्फ इम्पोज करो,
वैसे आपको पता है गवर्नमेंट भी अब इम्पोज करती है। जैसे गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन है कंपनीज एक्ट में, सीएसआर का सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन 195 है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आप पढ़ोगे, जहां पे गवर्नमेंट ने ये डाला है कि जो भी कंपनी एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, टर्नओवर, नेटवर्थ, ऐसा कुछ, तो उसको अपना कुछ परसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दान में देना पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट को ना करना पड़े, आप खुद से इंपोज करो। क्या कह रहा? फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, आप एथिकल काम करो, आप धोखाधड़ी ना करो। वैल्यूज होनी चाहिए, वैल्यूज वही हमारे पास ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें। फेयरनेस, सही तरीके से काम करो, एकदम फेयर होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को लूटने वाला काम कर रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स, हमेशा। बात समझ आई? अब एग्जाम्पल वही है जो हमने पढ़े, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। आओ जरा क्वेश्चन लिखो, इसका क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, वाई वैल्यूज आर, क्वेश्चन लिखो, वाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, वाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, वाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, वाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। चलो आओ जरा मेरे साथ साथ समझो। देखो, सबसे पहले तो यह है कि सर जिस कंपनी में वैल्यूज अच्छी होती हैं, लोग उस पे क्या करते हैं सर? ट्रस्ट करते हैं, यानी एक फीलिंग डेवलप करते हैं ट्रस्ट की। अगर वो कंफ्यूज हैं, स्पेशली व्हेन दे आर कंफ्यूज, क्या मतलब है जरा बात समझो, कि आप एक शोरूम में गए, वहां पे जाके आपको दो टाइप की वॉशिंग मशीन मिली, आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, आपको दो टाइप की वॉशिंग मशीन दिखी, एक टाटा कंपनी की है और एक रिलायंस कंपनी की है। टाटा कंपनी वाली 2000 रुपए महंगी है, रिलायंस वाली थोड़ी सस्ती है, टाटा कंपनी वाली थोड़ी सी अच्छी भी है। अब हमारे अंदर या बाकी सब लोगों में एक ट्रस्ट बना हुआ है और एक फीलिंग बनी हुई है कि टाटा कंपनी जो है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर की बहुत अच्छी है, और टाटा कंपनी जो है वो लोगों के लिए काम भी करती है। जैसे कि कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल महाराष्ट्र के अंदर है, और भी बहुत सारा डेवलपमेंट का और लोगों की भलाई का काम वो करती है। तो क्या है जरा समझो, तो आप कौन सी वॉशिंग मशीन लेना चाहोगे? सर अगर वो थोड़ी महंगी भी है लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर है, फिर आफ्टर सेल सर्विस भी उसकी बेटर है, तो हम सर टाटा कंपनी की लेना चाहेंगे, क्योंकि वैल्यू डेवलप करी है टाटा कंपनी ने। तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, कंपनी वैल्यू सेट ऑफ टोन और फीलिंग, यानी कंपनी की जो वैल्यूज है वो एक फीलिंग डेवलप करती है, किसमें? लोगों में, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज हो, चाहे वो उनके कस्टमर हो, चाहे वो उनके क्लाइंट हो। फीलिंग्स फॉर हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली व्हेन दे आर कंफ्यूज्ड, यानी उनका बिहेवियर आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। मुझे बताओ, बात समझ आई? पॉइंट नंबर 2, फिर कह रहा है क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस, यानी टू बिल्ड फाउंडेशन लॉन्जेटिविटी ऑफ कंपनी सक्सेस। यानी मतलब क्या है इसका? मतलब यह है सर, देखो अगर कंपनी में वैल्यूज है, कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, लोगों की भलाई के लिए मानी जाती है, कंपनी अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज देती है, तो क्या होता है, जो लोग हैं जब सामान खरीदते हैं, जैसे लेट सपोज कोई अगर टाटा का कंपनी का सामान खरीदता है, तो वो ये सोचेगा कि टाटा कंपनी जो है अपना बहुत सारा प्रॉफिट का प्रतिशत, परसेंटेज दान में देती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अगर मैं इससे सामान खरीदूंगा तो जो मैंने पैसे दिए वो भी कहीं ना कहीं किसी की भलाई के लिए यूज होगा, यानी एक शेयर्ड पर्पस हो जाएगा। और टू बिल्ड फाउंडेशन, इससे कंपनी की फाउंडेशन, नींव मजबूत होगी, और लॉन्गिटिविटी कंपनी की चलेगी, कंपनी का सक्सेस हमेशा बना रहेगा। बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद सर इंप्लॉय जो है, सर इंप्लॉय बहुत मैटर करते हैं। देखो, प्रेफर टू वर्क विद एम्प्लॉयर टू हुम दे कैन रिलेट विद देयर पर्सनल एंड डेली वर्क लाइफ। मतलब क्या है सर? वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम उस कंपनी में जाना चाहेंगे। आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बहुत लोग जाने के लिए आतुर रहते हैं, बहुत ज्यादा, कि भाई वो कंपनी में काम मिल जाए, क्योंकि उसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छे खासे पैकेजेस देती है, और ऊपर से अपने एम्प्लॉयज का ध्यान भी बहुत रखती है। तो
जब ऐसी वैल्यू उसने डेवलप करी कंपनी ने, टाटा कंपनी ने, टीसीएस ने, तो एम्प्लॉय भी क्या करते हैं सर, प्रेफर करते हैं वहां पे काम करना। वो रिलेट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और डेली लाइफ को। बताओ बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद सर जो मेजोरिटी कस्टमर है, बिल्कुल सर, कस्टमर तो बिल्कुल हमारे भगवान होते हैं, वो भी क्या प्रेफर करते हैं, टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कंपनी दैट हैव देयर ओन वैल्यूज एंड बिलीफ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, हम उस कंपनी का सामान खरीदेंगे जो कंपनी में वैल्यूज हैं, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कंपनी लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ठीक है, अच्छा बताओ बात समझ आई? ठीक है, लास्ट क्या है सर, लास्ट है वैल्यू रिमेन सेंटर ऑफ विजन मिशन गोल एंड पुटिंग ऑल देम टू एक्शन। यानी वैल्यूज जो हैं वो इन सबसे ऊपर आता है। यानी कि आप अपना विजन बनाओ, मिशन बनाओ, गोल ऑब्जेक्टिव बनाओ, इन सब के ऊपर वैल्यूज होना जरूरी है। यानी अगर आप सोचो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बार नेट पे जाके ना नेस्ले कंपनी के बारे में सर्च करना, कि जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले जो कंपनी है, लिखना मत इसको, कि वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। तो एक बार जाके चेक करना नेस्ले कंपनी के बारे में, नेस्ले कंपनी ईवल, बस ये सर्च करना यूट्यूब पे या फिर उस पे गूगल पे। आपको नेस्ले कंपनी के बारे में पता चलेगा कि कंपनी जो है वो किस तरीके से बेवकूफ बनाती है लोगों को। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या हुआ था 1991 में, आपने पढ़ा होगा 1991 के अंदर इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, ये रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, ये तो हमारे सामने हुए थे, मैं तो जिंदा था उस टाइम पे, मतलब पैदा हो गया था, जिंदा तो अभी भी हूं। ठीक है, तो 1991 के अंदर एलपीजी आए थे। उससे पहले क्या था सर, उससे पहले जो हमारा देश है ना इंडिया, उसके अंदर जो कुछ कंपनीज थी, जैसे एक कंपनी थी सर कोका कोला, कोका कोला, जो कि क्या बनाती है सर, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंपनी है, एक्चुअली शुगर सिरप बनाती है। सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंपनी है वो इंडिया में पहले होती थी, लेकिन एक टाइम के बाद, मुझे सन याद नहीं है, इस कंपनी को या जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको हम बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। हमने कहा नहीं भाई, हम अपनी इकोनॉमी को क्लोज करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, कोई भी हमारे रिसोर्सेज यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्लोज इकोनॉमी कर दी। तो कोका कोला वापस चली गई अपने कहां पे, यूएसए, मतलब जहां पे भी अपना वर्क कर रही हो। अब उससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बनी जिसका नाम हुआ कैंपा कोला, उसका नाम क्या हुआ सर, कैंपा कोला। कैंपा कोला बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। नाम जो अगर सॉफ्ट ड्रिंक का लिया जाता था तो सिर्फ और सिर्फ कैंपा कोला का नाम लिया जाता था। अब क्या हुआ सर, 1991 के अंदर ये कोका कोला जो है इंडिया में आई। अच्छा, आपको पता है जो लिम्का थी, लिम्का भी पहले कोक की नहीं थी। आज के टाइम पे तो लिम्का जो है कोक की है, लिम्का पहले पार्ले की थी, फ्रूटी जिसकी है ना, पार्ले एग्रो, लिम्का भी उसी की थी। तो कैंपा कोला इंडिया में चलती थी। कोका कोला जब एंट्री करा इंडिया के अंदर, फिर से जब एलपीजे हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब ये हुआ, तो हमने अपनी इकोनॉमी को फिर से क्या करा सर, ओपन कर दिया। अब ये एंटर करा। अब कोका कोला अपनी मार्केट जमा रहा था, अपने प्रोडक्ट निकाल रहा था, लेकिन कोई कोका कोला को खरीद ही नहीं रहा था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, थम्स अप भी उस टाइम पे कोका कोला की नहीं थी, थम्स अप भी पार्ले की थी मेरे ख्याल से। तो कोक जब आया तो कोक कोई खरीद ही नहीं रहा इंडिया में, क्योंकि सब क्या कहते थे, भाई हमें सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे सिर्फ क्या पीना है, कैंपा कोला। अब कोक ने क्या करा, कोका कोला ने क्या करा, उसने ये कहा अपने बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये बड़ी कंपनी थी, तो इंडिया के अंदर उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, डीलर्स को पकड़ा, सेल्समैन को पकड़ा, और उनको ये कहा कि जो बॉटल है ना, जो कांच की बॉटल आती है, कह रहे ये वाली जो बॉटल है ये आप लेकर आओ मेरे पास, किसकी, कैंपा कोला की लेकर आओ, और बॉटल मत लेकर आओ, इस बॉटल का ये जो हेड है ना, खाली सिर्फ ये ऊपर का हेड लेकर आओ। अब हेड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉटल को तोड़ना पड़ेगा। और कहते थे कि मेरे से 50 रुपए या 20 रुपए कुछ ऐसे अमाउंट उन्होंने रखी थी उस टाइम के हिसाब से, ये ले जाओ। यानी अगर आप कांच की बोतल का वो हेड लेकर आ रहे हो तो कोका कोला कंपनी वाले आपको पैसे दे देती थी। अब हुआ क्या कि सर लोगों ने कैंपा कोला खरीदी, उसकी बोतल ली, और उसके जो हेड था, तोड़ के बोतल का जो हेड था, नेक जिसको कहते हैं, नेक लेके गए कोका कोला के पास, और कोका कोला उनको पैसे दे देती थी। अब इससे क्या हुआ सर, इससे ये जो कांच की बोतल थी इसकी हो गई सर शॉर्टेज।
क्योंकि उस टाइम पे प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं हुआ करती थी। इसकी हो गई सर शॉर्टेज। कैंपा कोला अब जो उसका लिक्विड था वो भर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास बॉटल्स नहीं थी। अब भाई वो क्या है, सेल कैसे करे, बेचे कैसे, क्योंकि बॉटल्स ही नहीं है। भाई बॉटल जब जाएंगी, आपको पता है ना, कांच की बोतल हम वापस कर देते हैं, तो जब वो जाएगी भर के रिफिल होके फिर दोबारा आएगी तभी मार्केट में बिकेगी। अब उसकी शॉर्टेज हो गई। अब बीच में आया फिर कोका कोला। कोका कोला ने कहा देखो भाई तुम्हारे पास अब पैसा वैसा तो है नहीं, तुम्हारा माल बिक नहीं रहा क्योंकि तुम्हारे पास बॉटल्स नहीं है बेचने की। एक काम करो, अपनी कंपनी अब मुझे क्या कर दो, सेल कर दो। अब कैंपा कोला के पास और कोई चॉइस नहीं था, उसने कहा पैसे भी अच्छा खासा मिल रहा है और भाई मैं बिजनेस तो वैसे भी नहीं चला पा रहा, तो उसने क्या करा, अपनी जो कंपनी है वो कोका कोला को सेल कर दी। ऐसे ही इसने लिम्का को भी खरीद लिया और भी दो तीन प्रोडक्ट और थे जो कोका कोला ने खरीदे। अब मुझे बताओ जो इसने ये मूव करा, क्या ये एथिकल है या नहीं है? क्या आप कहोगे कि ये एथिकल है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। तो सर इसने कर क्यों लिया? ये बड़ी कंपनीज है, बहुत कुछ कर सकती है, मैं सच्ची बता रहा हूं, बहुत कुछ कर सकती है। इनके बारे में पढ़ना, कोका कोला के बारे में, पेप्सी के बारे में, कि किस तरह से जब इसके अंदर पेस्टिसाइड्स पाए गए तो इन्होंने क्या करा, और एक्चुअली में कोक पेप्सी की लड़ाई होती थी या नहीं होती थी, ये आपको पता चलेगा कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी। तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग करो, सब कुछ करो, गोल्स बनाओ, लेकिन उससे ऊपर आपके वैल्यूज होने चाहिए, यानी कोई भी चीज अनएथिकल नहीं होनी चाहिए। आपकी बात समझ आई? आओ जरा लिखो मेरे साथ साथ। ये सर हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है सबसे पहले तो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिखना है सर? क्वेश्चन लिखना है, आओ जरा। क्या हो गया? हमने लिखा था कि सर क्वेश्चन, व्हाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिंपल क्वेश्चन है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। आओ जरा सबसे पहले लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, कंपनी कंपनी वैल्यूज सेट टोन और फीलिंग्स फॉर हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव especially when they are confused. Example, टाटा ग्रुप, जिसमें टाटा की सारी कंपनीज आती हैं, डोनेट्स अप्रॉक्स 60% of its profit every year for the benefit, किसका बेनिफिट सर? सोसाइटी का बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। हैंस पीपल, पीपल में सब लोग आते हैं, मतलब सर इसके अंदर इसके कस्टमर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, इसके क्लाइंट्स आते हैं, और इसके जो सप्लायर्स है वो आते हैं, बैंक आ गया, यानी जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो सब लोग पीपल में आ गए हैं। पीपल ट्रस्ट मोर ऑन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस। इसलिए क्या करते हैं सर, लोग जो है ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यानी कि कंपनी की जो वैल्यूज हैं, कंपनी की जो वैल्यूज हैं वो क्या सेट करती हैं सर? वो सेट करती हैं फीलिंग्स। फीलिंग सेट करती है किसके लिए? लोगों के लिए। लोग में कौन कौन आ गया सर? लोग में आ गया यहां पे कस्टमर और
सर उसके क्लाइंट्स, और सर बैंक भी आ गए यहाँ पे, और भी जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स, सब के सब किस में आ गए, पीपल में। वो कह रहा है अगर वो कंफ्यूज है तो इसलिए कहते हैं कंफ्यूजन हो रही है तो भैया टाटा के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा लॉन्ग टर्म में तो ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या था, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। शेयर्ड पर्पस है, शेयर्ड मतलब भाई कंपनी के अंदर वैल्यूज है, कंपनी भला काम करती है, हम भी क्यों ना उसके प्रोडक्ट खरीद के भला काम करें। सर जैसे सर ऐड आई थी किसी जमाने में, नमक है टाटा का, टाटा नमक, तो टाटा ने क्या करा, नमक को जो है वो देश का नमक बना दिया कि भैया अगर आप ये नमक खरीदोगे तो आप देश की भलाई का काम कर रहे हो। तो क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस टू बिल्ड फाउंडेशन एंड longevity longevity नहीं, longevity of the company सक्सेस। मुझे बताओ मुद्दा समझ आया, मतलब प्रॉब्लम समझ आई आपको, और उसका सोल्यूशन समझ आया कि वैल्यूज होने से कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। सर बेनिफिट मिलेगा शेयर, सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि हमारा जो पर्पस है वो हमारे कस्टमर, हमारे एम्प्लॉय वो भी शेयर करेंगे, वो भी उसको उतना ही मानेंगे। इससे कंपनी की फाउंडेशन बनेगी, बिल्ड होगी फाउंडेशन, नींव, और कंपनी लंबे टर्म तक जिंदा रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी। ओहो ये बात है सर, तो चिल्ला क्यों रहे हो इतना। अच्छा लिखो आगे, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज। सर जैसे आपने लिखा है क्या वैसे लिखना है, हाँ बिल्कुल वैसे लिखना, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, एग्जाम में तो पूरे पैरा में आप लिखना। ये तो मैं ऐसे इसलिए लिखवाता हूं ताकि जब हम इसको पढ़ें तो पॉइंट वाइज हमें चीजें अलग अलग पता चले। प्रेफर टू वर्क, प्रेफर टू वर्क विद एम्प्लॉयज, ओ सॉरी एम्प्लॉयर्स टू whom they can relate with in their within their personal work and daily life। तो अब बात हो रही है सर यहाँ एम्प्लॉयज की। जो कंपनी अच्छी कंपनी है, वर्क कल्चर अच्छा है, कंपनी की वैल्यूज हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन पे ट्रस्ट करा जा सकता है, ट्रस्ट करा जा सकता है। और उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो उसके एम्प्लॉयज हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पे भी ट्रस्ट करा जा सकता है। तो एम्प्लॉय भी वही काम करना चाहेंगे जहां पे उनके एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर क्या करे सर, रिलेट कर सके, क्या कर सके, रिलेट कर सके पर्सनल वर्क एंड डेली लाइफ। यहाँ पे मतलब लाइफ बैलेंसिंग की बात हो रही है, काम भी करो और अपना घर भी देखो। ऐसा नहीं है कि 70 घंटे काम करना है, वो कहेंगे कि जाओ अपने घर पे अपनी बीवी को भी देखो, आपकी बीवी भी आपको देखेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि संडे वाले दिन भी आके काम करो। ठीक है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा है। तो वो कंपनी जो है वैल्यू उसकी, मतलब जिस कंपनी के पास ऐसी वैल्यूज हैं वो कंपनी पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जैसे कि जापान में अभी क्या है, जापान में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, एक्चुअली में यहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। जापान जापान की पॉपुलेशन जो है एकदम से डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहां पे लोग बच्चे पैदा कर नहीं रहे हैं, और जो वहां की ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। अब जैसे ही ओल्डर पॉपुलेशन एक टाइम के बाद ऊपर निकल लेगी तो उसके बाद यंग पॉपुलेशन बचेगी।
अब जो यंग पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन है जिसको आप जेन जी कह रहे हो, जेन जी की पैदावार बहुत कम है। तो उन्होंने क्या करा, जापान ने क्या करा, जापान ने कहा हम आपको 4 दिन की खाली वो देते हैं वर्किंग, कि भैया 4 दिन काम करो, हफ्ते में से 7 में से 4 दिन आओ काम करने, और 3 घंटे जाके अपना घर पे बैठो और बच्चे पैदा करो, फर्टिलिटी बढ़ाओ। ठीक है, तो हर कंट्री की अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपने अपने समाधान हैं। आओ जरा पॉइंट नंबर 4, मेजोरिटी कंज्यूमर्स। अब आती है बात कंज्यूमर्स की। मेजोरिटी कंज्यूमर्स लिखो, दे वुड प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम companies that have their own values and belief system। भाई कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, कोई भी इन्वेस्टर भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां पे वो बिलीव करता है, उनकी वैल्यूज पे, उनके बिलीव सिस्टम पे ट्रस्ट करता है। जैसे कि सर बहुत सारी ऐसी कंपनी है, पुराने पुराने जो लोग हैं ना सर, हमारे पुराने जैसे दादाजी हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं गाड़ी तो मारुति की ही अच्छी है। अब कितनी भी नई कंपनियां हैं, उनका बिलीव सिस्टम बैठा हुआ है कि गाड़ी जो है वो तो सर मारुति की ही अच्छी है, बाकी तो सारी कार बेकार है। तो ऐसे ही बिलीव सिस्टम जिसके ऊपर हो जाए, यानी कंपनी अगर अपना बिलीव सिस्टम बना ले, जैसे कि बात समझो कि कंपनी मार्केटिंग में कैसे बिलीव सिस्टम बनाती है लोगों के बीच में। कोका कोला की एड आती है, कहते हैं कि खुशियां मनाओ कोका कोला के साथ, ठीक है, दिवाली मनाओ कोका कोला के साथ, और क्या करो, और सर आपकी जितने भी वो है त्योहार हैं उसको कोका कोला के साथ मनाओ। यानी आपकी खुशी को कोका कोला के साथ जोड़ दिया है। आपको तनख्वाह मिली तो कहते हैं कि भाई आज 1 तारीख है, कुछ मीठा हो जाए। तो मीठा हो जाए इंडिया के अंदर बहुत प्रचलित है, क्योंकि जब भी कोई भी अच्छी खबर होती है तो हर कोई क्या है, मिठाई देता है, मुंह मीठा कराता है। अब वो कहते हैं मिठाई विठाई छोड़ो, पुरानी हो गई हैं बातें, अब आप चॉकलेट खिलाओ, मीठा हो गई मतलब मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट खिलाओ। सर ऐसी ऐसी बातें मत करो, मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, आप पढ़ाई करो, क्या चॉकलेट वॉकलेट पे ध्यान दे रहे हो। लास्ट पॉइंट लिखो, वैल्यू सबसे ऊपर होती है, यानी कि मिशन विजन गोल उन सब से भी ऊपर आपकी वैल्यूज होंगी। वैल्यूज रिमेन सेंटर। सर आप तो ऊपर कह रहे थे, ऊपर का मतलब है ये आपका बीच का टर्म है, इसके आजू बाजू बाकी सारी चीजें घूमेंगी, ये तो रहेगा रहेगा। वैल्यूज रिमेन सेंटर ऑफ विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पुटिंग all them to एक्शन। ठीक है, मुझे बताओ आपको सारे पांचों पॉइंट समझ आ गए? कहीं भी किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आपको क्या करना है, आपको ये तो आपने लिख लिया, ये आपका होमवर्क है, पूरा आपको रीड करना है, पूरा रीड करना है अच्छे से। मैंने लिखवा तो दिया आपको, आपको बढ़िया से रीड करना है इसको। ठीक है, एक बार रीड करना, जो लिखवाया है वही सब कुछ लिखा हुआ है। चलो आओ, कॉन्सेप्ट नंबर 7, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट नंबर 7।
सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बस लास्ट पॉइंट है इसका, अब खत्म ये चैप्टर, और क्या है इसमें? बस ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लिखो स्ट्रेटेजिक, ये क्या बना दिया इसने, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो पहले ही, बस इसको स्ट्रेटेजिक ना पढ़ के आप प्लानिंग में पढ़ा था आपने 11th क्लास में, ये वही चीज है, बात समझो। देखो क्या होता है सर, मार्केट में आपको दो टाइप की कंपनी मिलेगी। लेट सपोज एक है कंपनी राम भरोसे प्राइवेट लिमिटेड। सर एक कंपनी आपको मिली जहां पे आप काम करने जा रहे हो जिसका नाम है राम भरोसे प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी और एक कंपनी है सर रिलायंस इंडिया लिमिटेड। मुझे आप बताइए कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी है? सर ऑब्वियस बात है, ये प्राइवेट है वैसे भी, तो ये तो स्मॉल कंपनी है, और ये जो है ये बिग कंपनी है। अब जरा बात समझो, ये जो है राम भरोसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, मान लेते हैं ये प्रोडक्ट बना रही है। क्या बना रही है सर? ये बनाती है मोबाइल फोन्स। क्या बना रही है? सिर्फ मोबाइल फोन बनाती है, या मैं कहूं मोबाइल फोन एंड टेक्नोलॉजिकल गुड्स, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है ये। और मुझे बताओ रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं? सर अगर इसकी बात करें ना, तो रिलायंस सर टेलीकम्युनिकेशन में तो इसका जियो चल रहा है, उसके बाद सर ये पेमेंट ऐप में भी है, ये रिलायंस पे या फ्लेक्सी पे करके है इसका, उसमें भी है ये। उसके अलावा सर ये ई कॉमर्स में भी है, ई कॉमर्स में इसका दो तीन चीजें और हैं, जैसे रिलायंस की वेबसाइट है ई कॉमर्स में, तो ये ई कॉमर्स में भी है सर। उसके अलावा सर अगर बात करें तो आजकल ये कपड़े भी बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, हाँ ट्रेंड्स करके सर इसका शोरूम है, ट्रेंड्स। उसके अलावा आप सर जहां भी सोच सकते हो, हाँ आपने सही कहा, पेट्रोल भी है सर इसका, पेट्रोलियम। बात समझ आई? अब जरा समझो, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ही काम करती है, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ही काम करती है, ये होती है हमारी छोटी कंपनी, जिसको हम कहेंगे, जिसको हम कहेंगे नॉन डिविजनल, या नॉन डिविजनल की जगह को सिंगल डिवीजन कंपनी, सिंगल डिवीजन कंपनी। यानी जहां पे सर एक ही टाइप के गुड्स या एक ही टाइप की सर्विस दी जाएगी और कुछ नहीं है। लेकिन कोई ऐसी कंपनी या ऐसा ग्रुप जो एक अपने गुड्स के अलावा या सर्विस के अलावा उससे ज्यादा काम करता हो, तो उसको हम कहते हैं सर मल्टी डिविजनल। क्या कहते हैं सर उसको? मल्टी डिविजनल कंपनी, मल्टी डिविजनल कंपनी। अब ये कंपनियां क्या होती हैं सर? मल्टी डिविजनल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जहां पे ग्रुप एक है, लेकिन उसके अंदर सब्सिडरीज होती हैं और भी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, और वो कंपनीज जो होती हैं वो अलग अलग काम करती है। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो एज पर द कंपनीज एक्ट, अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समझो जरा, जब आप अपनी आर्टिकलशिप में जाओगे तो हो सकता है आपके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम आए। आपको जो आपके प्रिंसिपल हैं वो कहेंगे कि भैया ये कंपनी है, इसको रजिस्टर कर दो। तो क्या होता है, इसको लिखना मत, तो क्या होता है जब भी कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात होती है ना, तो सबसे पहले कंपनी का नाम पूछा जाता है कि आप क्या प्रपोज्ड नेम रखना चाहोगे। क्योंकि जो नाम है ऐसा नहीं जो आपका मन करेगा आप रख लोगे, कि मैं भी रिलायंस नाम है मैं भी रिलायंस नाम रखूंगा, नहीं रख सकते। नाम जो है वो एज पर द कंपनीज एक्ट 2014 का जो नेम की गाइडलाइंस आई थी, उस हिसाब से आपको नाम रखना पड़ेगा। ठीक है? उसके अलावा
आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कंपनी का पर्पस क्या है। यानी कि भाई कंपनी जो है, यानी कि कंपनी का पर्पस क्या है, ये सेकंड पॉइंट हमें उससे पूछना पड़ता है। पर्पस मतलब सर कंपनी में क्या काम करोगे। एक्चुअली में कोड होता है जिसको NIC कोड कहते हैं, वो हमें डालना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द नेम ऑफ द कंपनी। ये मैंडेटरी होता है। और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जो आपका पर्पस होगा कंपनी का, जैसे लेट सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने की बात कर रहा हूं, या मैं कंसल्टेशन सर्विसेज देने की बात कर रहा हूं, तो उस कंपनी में लेट सपोज हमने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ABC लिमिटेड, और उसका हमने पर्पस ये दिया कि हम यहां पे सर कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। अब मेरी ये जो कंपनी है इसका मैंने पर्पस दिया कंस्ट्रक्शन का काम, और जो मेरा MOA में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें यही लिखा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन का काम होगा, और इससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, मैं वही काम करूंगा। उसके अलावा मैं और कोई काम इस कंपनी में नहीं कर सकता। बात समझना, उसके अलावा मैं और कोई काम इस कंपनी में नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं सोचूं कि मैं इस कंपनी में कंसल्टेंसी देना शुरू करूं, मैं नहीं कर सकता। मैं सोचूं कि मैं मुझे इस कंपनी में E-कॉमर्स की सर्विसेज देनी है, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं कि मुझे इस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सर स्पेसिफाई कर चुके हो आप पर्पस या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप पहले से ही क्या कर चुके हो सर, स्पेसिफाई कर चुके हो कि मुझे इसी ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनानी है। तो सर इसका मतलब ये हुआ, ये रिलायंस कंपनी जो है एक ही कंपनी है, और इसी कंपनी के जब अंडर इतनी सारे काम ये कर रही है, ये कैसे कर पा रही है सर, कंपनी एक ही है उसके अंडर इतने सारे काम हो रहे हैं। और एक कंपनी जब बहुत सारे काम करती है तो आप कहते हो मल्टी डिविजनल है। तो मैं ये कह सकता हूं जितने इसके ये काम हैं, ये सारे क्या है, इसके डिविजन्स हैं। कि उसका टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन है, और ऑनलाइन पेमेंट डिवीजन है, E-कॉमर्स डिवीजन है, और इसका जो है ये रिटेलर ट्रेंड्स जो है इसका रिटेलर डिवीजन है, होलसेलर डिवीजन है, ये सारे डिवीजन है। तो सर जब आप कह रहे हो लॉ ऐसा है कि एक कंपनी में एक ही टाइप का काम होगा, तो फिर हम ये रिलायंस जो काम कर रही है, टाटा जो काम कर रही है, ये कैसे कर पा रही है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, इन्फोसिस। मुझे बताओ इन्फोसिस भी जो है, क्या वो सिंगल कंसल्टेंसी का काम देती है। सर हमने तो नाम ही नहीं सुना इसका। इन्फोसिस जो है ये सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या आपकी टेक कंपनी है ये मेनली। तो ये कंसल्टेंसी का काम करती है, इससे जुड़ी हुई सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर का काम करना, उसके बाद उसका सपोर्ट देना, ये सारा काम इसका होता है। और इन्फोसिस के जितने भी क्लाइंट हैं, तो मोर देन 90% जो क्लाइंट है इसके वो फॉरेनर्स हैं, इंडियन नहीं है। इसलिए आप इस कंपनी का ज्यादा नाम नहीं सुनते हो। इसके ज्यादातर क्लाइंट क्या है सर, फॉरेन के हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, ऋषि सुनाक इनका दामाद है जो कंपनी के ओनर हैं, क्या नाम है उनका, सुधा मूर्ति जी हैं उनकी वाइफ, और नारायण मूर्ति जी। तो नारायण मूर्ति जी जो है वो इस कंपनी के ओनर, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं वो। ठीक है, यही कह रहे थे कि वो 70 घंटे तक काम करो, और अपने पोते को 400 करोड़ के शेयर उन्होंने गिफ्ट करे, नाती को, पोता नहीं नाती। अच्छा मुझे बताओ, बात समझ आई। ये जो कंपनी है इन्फोसिस, क्या ये मल्टी डिविजनल है, क्या इसके और भी डिविजनल है। नहीं सर, ये मल्टी डिविजनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये एक ही काम कर रही है, टेक सर्विसेज दे रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस है। पर सर रिलायंस जो है वो बहुत सारा काम कर रही है। ऐसे एक और कंपनी है जिसका नाम है ITC, इंटरनेशनल टबैको कंपनी। ITC का मेन काम क्या है सर, ITC का मेन काम है टबैको बेचना, तंबाकू बेचना, सिगरेट बेचते हैं। ठीक है, लेकिन इसने इतना पैसा कमा लिया कि सर ये FMCG में आ गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि सर बिंगो, बिंगो मैड एंगल जो है वो इसी का ही है। और इसने पैसा कमा लिया सर ये होटल इंडस्ट्रीज में भी आ गया, ITC शेल्टन मोरिया इसी का ही है। और भी सर बहुत काम करता है ये। मुझे बताओ बात समझ आई, ये नहीं आई, तो इसको हम क्या कहेंगे सर, इस ऐसी कंपनी को कहेंगे मल्टी डिविजनल। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन बात तो वही है, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि एक कंपनी जो है एक ही काम करेगी, ये सारी कंपनीज कैसे कर रही हैं। आप जरा समझो, ये सारी कंपनीज कैसे काम करती हैं।
इन कंपनी का एक पापा होता है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का जो पापा है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये है पापा, जिसको आप इंग्लिश में पेरेंट कह सकते हो। और जब इसको अलग अलग डिविजन्स की कंपनी बनानी होती है, याद रखना, अलग अलग डिविजन्स की कंपनी बनानी होती है या बिजनेस करना होता है, तो इसको सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी। यानी कि हर डिवीजन की एक अलग कंपनी होगी, हर डिवीजन की एक अलग सेपरेट कंपनी होगी, जो कहलाई जाएगी सब्सिडरी। सब्सिडरी, सब्सी सब्सी सब्सी, ये सारी क्या है सर? सब्सिडरी। ये इनका बच्चा है, और इनका पापा क्या है? पापा है सर रिलायंस इंडस्ट्री। यानी कि इसके अंदर मोर देन 50% शेयर जो है किसका होगा? रिलायंस इंडिया ग्रुप कंपनी जो है पापा का, पेरेंट का। बाकी क्या है सर? इसके बच्चे होंगे। इसी वजह से अगर आपने देखा हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो रिलायंस इंडिया का जो सीईओ, या सीईओ नहीं सॉरी चेयरमैन की बात करता हूं, जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है हमारे मुकेश भाई। मुकेश अंबानी जी जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। और उन्होंने इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, अपने डिवीजन जो है, अपने डिविजन्स पे अपने बच्चों को दे दिया कि भैया इसको तुम संभालो। तो इस कंपनी के चेयरमैन या सीईओ तुम बन जाओ, जैसे आकाश अंबानी को दे दिया और अनंत अंबानी को दे दिया, और बाकी जो उनकी बेटियां हैं उनको भी उन्होंने दिया। तो पर्पस क्या है सर पढ़ाने का? पर्पस ये हम ये पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कहता हूं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन डिविजनल है, जहां पे सिंगल डिवीजन है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे सर एक तो सबसे ऊपर बैठा होता है आदमी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये चेयरमैन है, जिसको हम क्या कहते हैं सर? ये टॉप लेवल है। उसके बाद आता है सर कौन सा? उसके बाद आता है फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल। और उसके बाद आता है सर कौन सा? उसके बाद आता है सर लास्ट में हमारा फंक्शनली, इसको कहेंगे मिडल लेवल। लास्ट में आता है हमारा फंक्शनल लेवल। क्या अभी तक हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी? जरा चेक करो। क्या हमने ऐसे ही पढ़ा था कि सर टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है? ऐसे ही पढ़ा था हमने। अब जरा बात समझो, ये तो किसकी बात हो रही है सर? ये नॉन डिविजनल, जहां पे एक ही डिवीजन है। लेकिन जहां पे मल्टी डिविजनल कंपनी है, जहां पे कंपनी जो है मल्टी डिविजनल है, वहां पे मैंने आपको क्या बताया सर? वहां पे मैंने आपको यह बताया कि जो कंपनी का पेरेंट है, पापा कंपनी जो है, उस पापा कंपनी का जो चेयरमैन होगा, जैसे रिलायंस इंडिया में कौन है सर? मुकेश भाई, मुकेश भाई। ये क्या है सर? ये पेरेंट कंपनी का है। फिर इनकी जो सब्सिडरीज हैं, जिसको मैं कहूंगा डिविजनल, डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन नंबर 3, इनके भी अपने क्या होंगे सर? इनके भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे टॉप लेवल के। क्या होंगे? नहीं होंगे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बिल्कुल। तो ये भी टॉप लेवल में आया। ये तो है ही सर, ऊपर पापा बैठा हुआ टॉप लेवल। ये भी टॉप लेवल है, ये भी टॉप लेवल है। क्या ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। फिर इनके अंडर क्या मिडल लेवल होगा? बिल्कुल सर होगा। इसके अंडर भी मिडल होगा। अब इसको लिखना मत, मैं आपको लिखवा दूंगा। इसके अंडर भी मिडल लेवल होगा। फिर सर इनके नीचे, क्या इनके नीचे फंक्शनल लेवल होगा? बिल्कुल सर, फंक्शनल लेवल भी होगा। यानी सर इतना समझ आया, इतना समझ आया कि सर आपने यहां देखो, इस वाले में ये वाला जो है चेयरमैन और मिडल फंक्शनल, यहां पे अगर आपने देखा हो तो यहां पे कोई भी डिविजनल मैनेजर नहीं है, क्योंकि डिवीजन ही नहीं है तो डिविजनल मैनेजर भी नहीं है। लेकिन यहां पे जहां रिलायंस की बात हो रही है, तो वहां जरा समझो, वहां तो एक तो ये आ गया टॉप पे, अंबानी साहब टॉप। फिर इनके डिवीजन के जो चेयरमैन हैं, डिवीजन के जो चेयरमैन है, जो हेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी क्या है सर? वो भी टॉप लेवल है। तो सर इतना समझ आया, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल नहीं सॉरी मल्टी डिविजनल कंपनी जो है, उसमें जो पेरेंट कंपनी पे टॉप पे बैठे हैं ना सर, पापा जो है वो तो टॉप पे रहेगा, लेकिन जो इनके डिवीजन का टॉप है, डिवीजन के टॉप में जो बैठा है सर, वो भी टॉप लेवल में ही आएगा। वो भी किस में आएगा सर? टॉप लेवल में ही आएगा। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई? आ गई? एक काम करो, ये लिख लो, फोटो वोटो बना लो, ठीक है।
ये मत लिखना, ये जो है ना, ये मैंने लिख पाया जो है, ये मत लिखना, ये वाला जो हिस्सा है ये मत लिखना, क्योंकि ये मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, इसको मत लिखना, बाकी ये सारा लिख लो शुरू से, ठीक है। बनाओ फटाफट से, फोटो वोटो बनाओ और लिखो इसको अपने तरीके से, आपको जैसे सही लिखता है वैसे लिखो इसको। और लिख लिया तो मुझे बता देना, लिख लिया? यहाँ पे ये टॉप पे है, ये मिडल, यानी कि नॉन डिविजनल या सिंगल डिविजनल कंपनी में एक ही टॉप पे मिलेगा, चेयरमैन। आप इसको एमडी भी कह सकते हो प्यार से, मैनेजिंग डायरेक्टर। हालांकि फर्क होता है, लॉ में पढ़ोगे आप क्या फर्क होता है, चेयरमैन में क्या फर्क होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, जनरली दोनों एक ही होते हैं। ये भी मत लिखना, इसकी जरूरत नहीं, ये लिख लेना। लिख लिया? आओ चलो लिखो, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके तो आप लिख ही लोगे। लिखो, मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लिखो दैट ऑर्गेनाइजेशन which competes in several businesses, that organization which competes in several businesses, example टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप पापा है, उसके अंदर बाकी कंपनीज हैं, आईटीसी इंटरनेशनल टबैको कंपनी, रिलायंस इंडिया, पतंजलि, सर पतंजलि, हाँ पतंजलि के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अलग अलग डिवीजन में काम करता है, ठीक है, बात समझ आई? लिख लिया? और लिख लिया तो आओ फटाफट से बुक पे आओ, आओ जरा देखो, कह रहा है कि मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पता है अब आपको समझ तो आ गया होगा कि हाँ सर मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो एक से ज्यादा डिवीजन है, डिवीजन मतलब सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, सिंपल बात है। अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजन, कह रहा बड़ी कंपनी मल्टी डिविजनल होती है, दैट कंपीट्स इन सेवरल बिजनेसेस, जो अलग अलग बिजनेसेस में काम करती है। तो कहने का तरीका कितना अजीब है, दैट कंपीट्स इन डिफरेंट बिजनेसेस, सीधा नहीं कह सकते कि भैया मल्टी डिविजन कंपनी इज दैट कंपनी विच ऑपरेट्स इन डिफरेंट बिजनेसेस, विच कंपीट्स इन डिफरेंट बिजनेसेस, मतलब ठीक है, तो ऑपरेट भी लिख दोगे भाई तो भी कहां से गलत है। फिर कह रहा है इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, क्या है सर, क्या कहा उसने, क्या कहा, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, क्या मतलब सर सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन का मतलब कह रहा है कि इसी के अंदर इनके अपने डिवीजन यानी कि अपनी सब्सिडरी होती है, टू मैनेज ईच ऑफ द बिजनेस, यानी उसी के अंदर क्या है सर, रिलायंस में मुकेश भाई तो टॉप पे हैं और अपने जो सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है, आओ मैं फोटो से दिखाता हूं, मुकेश भाई जो हैं वो तो टॉप पे हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्री के, ये ऊपर वाले सबसे टॉप लेवल पे है जिसको हम कॉर्पोरेट लेवल कहेंगे।
और जो इनका इनका बेटा है आकाश अंबानी, उनको उन्होंने क्या कर रखा है, हेड बना रखा है किसका, रिलायंस इन्फोकॉम, मतलब सर जियो का हेड इनको बना रखा है। तो अब बताओ मुकेश भाई कितनी सारी चीजें ऑपरेट कर रहे हैं, देखो रिफाइनिंग में है, पॉलिएस्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मीडिया में है, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, टेक्सटाइल, और ये जितने भी हैं इन सब का इन्होंने क्या बना रखा होगा, इन सब का सर इन्होंने एक जनरल मैनेजर या मैं कहूं एमडी बना रखा होगा, अपने बच्चों को ही बना रखा है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि भैया सेपरेट क्या है, सेपरेट डिवीजन है, और हर एक डिवीजन का क्या है सर, एक मैनेजर है जो उसको मैनेज करेगा। एग्जाम्पल में पतंजलि है, हेल्थ केयर में भी है, एफएमसीजी में भी है, जैसे खाने के प्रोडक्ट्स मैगी वैगी भी दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, ऑर्गेनिक फूड दे रहा है, मेडिकल ऑयल दे रहा है, हर्ब, और वेरियस बिजनेस इसके हैं। पर इससे इजी है, आप रिलायंस से समझ लो, यहां मैंने फोटो भी दे रखी है, देखो रिलायंस की कितने सारे काम में लगा हुआ, देखो ये आप अगर देखोगे ना, पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले रिलायंस का नाम इतना ज्यादा सुनने में नहीं आता था, बड़े लोग सुनते थे, बाकी हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं सुनते थे, क्योंकि रिटेल सेक्टर में नहीं था ये। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, रिलायंस जो है लगभग हर सेक्टर में घुस गया है, हर सेक्टर में घुस गया है, कि जहां पे भी, अब देखो उसने अपने बच्चे की शादी करी, अनंत अंबानी की, 5,000 करोड़ रुपए उसने लगाए। अब मुझे बताओ 5,000 करोड़ जब लगाए, वहां पे कौन कौन आया, ऑल ओवर वर्ल्ड के बता रहा हूं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब आए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सब आए। क्या सिर्फ शादी अटेंड करने आए होंगे, खुद सोचो, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ना उसका दिमाग अलग होता है। आप भी हो सकता है सीए बनने के बाद अपना बिजनेस करो, दिमाग ही अलग होता है बिल्कुल ही। वो हर जगह बिजनेस ढूंढते हैं, अगर वो बिजनेसमैन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मार्क जकरबर्ग आया था, जेफ बेजोस आया था, और वो ब्लैक स्टोन का जो ओनर है लैरी फिन, वो आया था, बड़े बड़े जो लोग हैं सब आए थे, क्या सिर्फ बैठ के चाय पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और ये बातें बातें कर रहे थे, अरे ग्रेट इंडियन वेडिंग है, डांस कर रहे थे, जॉन सीना आया, नहीं, सब बिजनेसेस की बातें होती हैं, तगड़े तगड़े बिजनेसेस की बातें होती हैं, जो कि बाद में हमें पता भी चला कि अच्छा रिलायंस ने इसके साथ डील कर ली, उसके साथ डील कर ली। सर कब डील कर ली, ये शादी में ही हुआ था सब कुछ। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है सर, बात समझ आ गई। सेपरेट डिवीजन सर समझ आ गया, अलग से बिजनेस जो है, इट हैज सेपरेट डिवीजन विच वर्क विद इन देमसेल्फ, जो कि पेरेंट कंपनी के अंदर काम करता है, टू सस्टेन ईच ऑफ द बिजनेस, और हर एक बिजनेस को क्या करता है सर, हेल्प करता है। मतलब क्या है सर, मतलब सिंपल है ना, देखो भैया, अगर लेट सपोज उसका एक बिजनेस, लेट सपोज ये जो नेचुरल गैस का है, अगर ये लॉस में जा रहा है, तो क्या ये बंद कर देगा, सर जब तक चल रहा है ना कि इसकी कॉस्ट रिकवर हो रही है वो चलाएगा, इसकी लॉस की भरपाई कौन कर देगा, बाकी जगह के प्रॉफिट इसकी लॉस की भरपाई कर देंगे। तो यही वो कहना चाह रहा है कि भैया सब जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव, यानी पेरेंट कंपनी, पापा की कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज करता रहे। तो ये कह रहा है कि विच वर्क विद इन देमसेल्फ टू सस्टेन ईच ऑफ दिस बिजनेस, हर बिजनेस क्या करे, सस्टेन करता रहे। बात समझ आई, आओ जरा आगे लिखो। सर ये तो इतनी आसान आसान चीजें हैं, बिल्कुल इजी चीजें हैं यार, फटाफट आ जाएगी आपको। लिखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार दोबारा लिखवा रहा हूं, मैंने कहा था ना इसको डिटेल में पढ़ना है हमें, तो सर दोबारा क्यों लिखवा रहे हो, एक्चुअली वहां पे सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था मैंने। सबसे पहले लिखो कॉरपोरेट, देखो ये सब कुछ वही है जो आप पढ़ चुके हो, बस नाम बदल दिया, टॉप लेवल को कह दिया कॉर्पोरेट लेवल। और कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आएगा सर, सर कॉर्पोरेट लेवल में आएगा, लिखो इसमें आएगा सर जनरल मैनेजर, जीएम कहते हैं जिसको, और और आता है सर इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर। एक्चुअली में या प्रैक्टिकली मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर एक ही होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा सर दोनों में से बड़ा कौन होता है, जनरल मैनेजर बड़ा होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर, बताओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर उसके बाद आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। सर क्या क्या,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो हेड है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, यानी उनका लीडर होता है एक तरीके से, जैसे आपके ग्रुप में भी होता होगा ना कोई वैसे। सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव है, सीएफओ है, चीफ अकाउंटेंट है और सीईओ है, ये सारे किस में आते हैं सर? कॉर्पोरेट लेवल पे आते हैं। आप ये समझो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये सारे कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे कि सर ये जो अपनी प्लानिंग करते हैं ना, इसको हम कहेंगे ये बनाते हैं सर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। यानी कि भाई इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है, आप खुद सोचो, मुकेश अंबानी भाई जो हैं, जो टॉप पे हैं बाकी सारी कंपनियों के, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती होगी? क्या सिर्फ एक कंपनी के लिए इनकी स्ट्रेटेजी बनती होगी कि भाई मुझे तो रिलायंस गैस पे काम करना है या जियो पे काम करना है? नहीं सर, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो हर एक कंपनी को ग्रो करने की स्ट्रेटेजी है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे ये हाथ पैर ना मारे, उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाली रह जाए, वहां पे भी अपने टांग ये ना घुसाएं। बात समझ आई? आइए जी, आगे लिखिए। बिजनेस लेवल पॉइंट नंबर 2 है हमारा। बिजनेस लेवल, इसमें कौन आता है सर? इसमें आते हैं हमारे डिविजनल लेवल के। कौन से सर? डिविजनल लेवल के। डिविजनल लेवल हमारे अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे कि सर रिलायंस जो है पेट्रोलियम भी काम कर रही है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके अलग अलग क्या होते हैं सर? मैनेजर होते हैं, यानी उसके जो टॉप मैनेजर हैं उसको हम कहेंगे क्या? बिजनेस लेवल। जैसे कि सर डिवीजन 1, जैसे कि सर हम बात करते हैं जियो की, और है सर डिवीजन 2 जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है। तो जो इस कंपनी का क्या होगा? इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप कह सकते हो जनरल मैनेजर, या इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमडी कहते हैं। बताओ समझ आया? ठीक है सर, यहां लिखो। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सर बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी फॉर ईच डिवीजन। ये अपने अपने डिवीजन के लिए क्या बनाते हैं सर? स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुकेश अंबानी भाई जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि उनको पूरे ग्रुप की बात करनी है। लेकिन जो उनके बेटे हैं आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, और जो उनकी बेटी हैं, उनको उन्होंने जो डिवीजन दिया है वो सिर्फ उसी डिवीजन के लिए क्या बनाएंगे सर? स्ट्रेटेजी बनाएंगी। उसको कहेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर ईच डिवीजन। बात समझ आई? और इसके बाद आते हैं लास्ट में फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल, आइए लिखिए। इसमें कौन कौन आते हैं सर? फंक्शनल लेवल नाम से पता चल रहा है जो किसी फंक्शन के साथ, यानी वो मैनेजमेंट या वो मैनेजर जो किसी फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि सर एक फंक्शन आता है स्टाफिंग का, रिक्रूटिंग का, उसके लिए होता है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसको हम प्यार से एचआर भी कहते हैं। ऐसे ही सर प्रोडक्ट के लिए होता है सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और सर कस्टमर सर्विस का भी अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो ये मैनेजर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये बनाते हैं सर फंक्शनल स्ट्रेटेजी, क्योंकि इनको अपना पर्टिकुलर काम करना है, फंक्शन करना है, तो उसी फंक्शन की स्ट्रेटेजी ये बनाते हैं। बताओ बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। देखो आप ये कहना चाह रहे हो, ये हम जनरली मल्टी डिविजनल कंपनी की बात कर रहे हैं, जहां पे मेन कंपनी एक है, पापा कंपनी मुकेश भाई, और उनके बच्चे जो हैं वो अलग अलग डिवीजन संभाल रहे हैं। तो सर जो मुकेश भाई हैं
वो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं सर? वो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उनके जो बच्चे हैं जो सेपरेट बिजनेस संभाल रहे हैं, डिवीजन संभाल रहे हैं, वो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने अपने डिवीजन के लिए। और जो अलग मैनेजर इनके नीचे काम करते हैं, जो पर्टिकुलरली एक फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुझे बताओ, बात समझ आई? ठीक है सर, आओ जरा आगे लिखिए। पॉइंट नंबर ए, इफ अ कंपनी provides different kinds of products or services, then they create similar types of function, similar types of function। सर क्या कहना चाहते हो? एक बार लिख लो फिर समझाता हूं, फिर आगे लिखो। सीरीज ऑफ division to manage each different product और सर्विस। ठीक है, आओ जरा समझते हैं क्या लिखा है हमने। मैं आपसे कह रहा हूं, देखो, अगर कोई भी कंपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस बनाती है, दैट मींस आप बात कर रहे हो सर मल्टी डिविजनल कंपनी की। किसकी बात कर रहे हो आप सर? मल्टी डिविजनल कंपनी। सर आप मल्टी डिविजनल कंपनी की बात कर रहे हो, तो क्या होता है सर? देन दे क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस। क्या उनके फंक्शनल मैनेजर सिमिलर टाइप के होते नहीं होते? आप खुद सोचो, हम फंक्शनल मैनेजर में एचआर को पकड़ के चलते हैं। अगर मुकेश भाई जो है रिलायंस कंपनी के चेयरमैन है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनका जो बेटा है आकाश अंबानी, वो जियो संभालता है, जियो यानी टेलीकम्युनिकेशन संभालता है। क्या जियो कंपनी या टेलीकम्युनिकेशन जो रिलायंस की है, उसके अंदर एक एचआर होगा? बिल्कुल सर होगा। दूसरी ओर उनका जो पेट्रोलियम का काम है, जो भी संभालता है, क्या उस पेट्रोलियम वाली कंपनी में भी एक एचआर होगा? बिल्कुल होगा। तो वो कहना चाहता है कि सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे उनके डिवीजन में। ऑब्वियस बात है, एचआर एक यहां काम करेगा उनके जियो में, और एक और एचआर होगा जो उनके पेट्रोलियम में काम करेगा कंपनी में। फिर कह रहा है सीरीज ऑफ डिवीजन टू मैनेज ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या होगा सर? वो कंपनी जो है अलग अलग प्रोडक्ट जो देती है, वो सीरीज ऑफ डिवीजन बनाती है, ताकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग डिवीजन बना दिया जाए, ताकि उसको अलग तरीके से मैनेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे जोमैटो 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 का ही अपना प्रोडक्ट है या उसकी सर्विस है ब्लिंकिट। एक्चुअली में इनके ओनर एक ही हैं। जोमैटो का ही मतलब जो है, जोमैटो वाले ही उन्होंने क्या बनाया सर? उन्होंने बनाया ब्लिंकिट। अब क्या हुआ, अब बात सुनते चलो। जोमैटो और ब्लिंकिट की, इन दोनों की जो मैनेजमेंट है, वो पहले एक ही पर्सन कर रहा था। ये है तो दोनों क्या सेपरेट सर्विसेज, इनका डिवीजन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन पहले इनका डिवीजन अलग अलग नहीं कर रखा था, इनको दोनों को एक ही मैनेज कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, जोमैटो ब्लिंकिट और एक और है। अब दिक्कत क्या आ रही थी इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो, दिक्कत क्या आ रही थी सर? मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रही थी। ना तो जोमैटो पे ढंग से मैनेजमेंट हो पा रही थी, ना ब्लिंकिट पे। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा? उन्होंने ये कहा कि एक काम करो भाई, जोमैटो को तो अलग डिवीजन बनाओ और इसका सीईओ अलग अपॉइंट करो। इसका अलग से सीईओ अपॉइंट करा गया। पहले एक ही सीईओ के अंडर ही काम हो रहा था सारा, चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो एक ही था। जोमैटो को अलग करा उन्होंने,
और ब्लिंकिट को अलग करा, और एक और भी था इसका जिसको इन्होंने अलग करा, उसको भी इन्होंने सेपरेट डिवीजन बनाया, डिवीजन 1 डिवीजन 2, और इसका भी अलग से उन्होंने सीईओ बनाया एक। अब ये दोनों सेपरेट होके अपने अपने डिवीजन को संभालेंगे। तो वो यही कहना चाहता है, कह रहा है सीरीज ऑफ डिवीजन बना दिया जाता है ताकि मैनेज कर सके क्या, ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। बस घुमा फिरा के वही बात है सर कि कोई भी कंपनी अपना जब सेपरेट सर्विस या प्रोडक्ट निकालेगी जो कि मेन से अलग है, तो वो क्या करेगी, सब्सिडरी फॉर्म करेगी अपनी, और उसके अंदर अलग मैनेजमेंट चलेगी। बात समझ आई? आओ जरा बुक पे आ जाओ। देखो जरा, जैसे मैंने आपको बताया कि सर एक होगा कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल में कौन होगा सर, इसमें होंगे मुकेश भाई, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लेवल पे कौन होगा सर, बिजनेस लेवल पे होंगे सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मुकेश भाई, ठीक है। क्या ये लिखना है? हाँ लिख लेना। फंक्शनल लेवल पे कौन होगा सर, फंक्शनल लेवल पे जैसे मार्केटिंग का फंक्शन हो गया, फाइनेंस का फंक्शन यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो आप कह सकते हो एचआर हो गया, प्रोडक्शन वाला हो गया, मार्केटिंग वाला हो गया, ये सब होंगे। अब जरा समझो, मुकेश अंबानी तो भाई हेड पे बैठे हैं, ये उनका पहला बच्चा सन 1 सन 2 और ये डॉटर को दे दिया उन्होंने अलग अलग, तो डिविजनल लेवल मैनेजर और स्टाफ हो गए। फंक्शनल लेवल, क्या डिवीजन ए में इसके फंक्शन अलग होंगे, क्या डिवीजन बी में भी होंगे और डिवीजन सी में भी होगा। यानी मैं कह सकता हूं एक एचआर यहां पे, एक एचआर यहां पे और एक एचआर यहां पे भी होगा। सर अचार अचार नहीं, एच आर की बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कितने लेवल होते हैं सर, 3 लेवल होते हैं। मुझे बताओ कौन कौन से 3 लेवल होते हैं सर। कॉर्पोरेट लेवल मतलब मुकेश अंबानी भाई, बिजनेस लेवल उनके बच्चे और उनकी बेटियां, फंक्शनल लेवल सर, फंक्शनल लेवल हमारा एचआर की बात हो रही है। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है, जनरल मैनेजर आर फाउंड एट द फर्स्ट 2 लेवल, कह रहा है इन दोनों पे ही जनरल मैनेजर होते हैं सर, जनरल मैनेजर इन दोनों पे होते हैं। आपने तो कहा था जनरल मैनेजर तो मुकेश भाई हैं। देखो ना बात समझो वो क्या कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल डिफर डिपेंडिंग ऑन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ये अंकल जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट that work together to bring a particular product or service to the market। वो ये कहना चाह रहा है सर कि भैया देखो दोनों ही लेवल पे, याद रखना कौन कौन से लेवल की बात हो रही है सर, जनरल मैनेजर जो है कॉर्पोरेट लेवल पे भी है और बिजनेस लेवल पे भी है। ये जो है मुकेश भाई, ये जनरल मैनेजर है किसके सर, ये पेरेंट कंपनी के, जो पापा कंपनी है ये उसके जनरल मैनेजर हैं। और ये जो है सर, ये इनके बेटे ये भी जनरल मैनेजर हैं, पर ये जनरल मैनेजर सिर्फ उस डिवीजन के हैं। बात समझ आए, ये जनरल मैनेजर है सिर्फ उस डिवीजन के। आओ जरा पढ़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस कंपनी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मुकेश धीरूभाई अंबानी इज द चेयरमैन, चेयरमैन है भैया ये, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो पापा कंपनी है, जो कि 1977 से बनी है, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट लेवल। क्या कहेंगे सर, कॉर्पोरेट लेवल। अच्छा, दूसरी ओर उनका जो बेटा है आकाश अंबानी, वो एमडी है, क्या ये भी जनरल मैनेजर है? हाँ सर जनरल मैनेजर है, लेकिन ये पेरेंट कंपनी का नहीं, ये सिर्फ उस डिवीजन का जनरल मैनेजर है। कहां का सर, रिलायंस इंफोकॉम का, विच इज अ डिवीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। हेंस आकाश अंबानी किस में आएगा सर, ये आकाश अंबानी आएगा बिजनेस या डिविजनल लेवल पे। यानी 3 लेवल बताए गए, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल को तो साइड करो, फंक्शन के हिसाब से है। कॉर्पोरेट लेवल में आ गए सर मुकेश अंबानी भाई, पापा कंपनी। बिजनेस लेवल पे आ गए सर उस डिवीजन के एमडी या उस डिवीजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, या जनरल मैनेजर, जैसे कि आकाश अंबानी। तो ये किस में आएगा, ये आएगा सर बिजनेस लेवल में। इनकी स्ट्रेटेजी अलग बनती है, कॉर्पोरेट वालों की स्ट्रेटेजी अलग बनती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट वाले अंबानी भाई, जो मुकेश अंबानी भाई जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या वो हर डिवीजन के लिए बनाएंगे, वो हर डिवीजन के लिए बनाएंगे ताकि हर डिवीजन ही अच्छा चले। और आकाश अंबानी भाई सिर्फ किसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो अपने रिलायंस इंफोकॉम के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बात समझ आई? तो सर ऐसा कुछ हुआ कि बिजनेस लेवल में जितने भी बिजनेसेस हैं इनके,
इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मीडिया हो गया, डिजिटल सर्विस हो गया, रियल स्टेट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, इन सब के लिए एक क्या होगा सर, इन सब के लिए एक सेपरेट जनरल मैनेजर रखा जाएगा। अच्छा सर, आपने बार बार बोल के ना याद करा दिया, अब तो हमें समझ आ गया। अब देखो ये अंकल जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दोनों लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल में जनरल मैनेजर होंगे। बिल्कुल सही। कॉर्पोरेट लेवल में सर अंबानी जो है, मुकेश अंबानी जी, वो जनरल मैनेजर है टॉप के, पेरेंट कंपनी के, और डिविजनल का आकाश अंबानी होंगे। ठीक है, जनरल मैनेजर होते हैं हर एक, ये हारे नहीं है, हर एक डिवीजन का अपना जनरल मैनेजर होता है। उसके बाद आते हैं सर फंक्शनल लेवल, लेकिन उससे पहले लिखो, पॉइंट नंबर ए हो गया था, अब लिखो पॉइंट नंबर बी। लिखो जनरल मैनेजर्स, लिखो फाउंड एट बोथ कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल। ठीक है, एग्जाम्पल मुकेश अंबानी इज जनरल मैनेजर, जिसको हम प्यार से एमडी भी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। मुकेश अंबानी इज जनरल मैनेजर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ब्रैकेट में लिख देना पापा, पेरेंट। ठीक है, वेयर एज, आगे लिखो फुल स्टॉप लिख के, वेयर एज मिस्टर आकाश अंबानी इज, आकाश अंबानी इज जनरल मैनेजर ऑफ रिलायंस इंफोकॉम, ब्रैकेट में लिख देना सब्सिडियरी। ठीक है, तो ये जो है मुकेश अंबानी भाई, ये हो गया सर कॉर्पोरेट लेवल, और आकाश अंबानी जो हो गया, ये हो गया सर बिजनेस लेवल। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? आगे लिखो, द जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स अंडर बिजनेस लेवल operates for each डिवीजन, हर एक डिवीजन का अपना जनरल मैनेजर होगा। बिल्कुल सर, फुल स्टॉप। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, यानी प्रोडक्ट डिवीजन। बताओ, लिख लिया? ठीक है, आओ जरा पढ़ो। अब आते हैं सर फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल बड़ा सिंपल है सर, ये सब जगह मिलेगा, हर एक डिवीजन में ये फंक्शन होंगे जो किसी मैनेजर जो है किसी फंक्शन के साथ जुड़े होंगे। पर सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, कस्टमर सर्विस मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर ही मैनेजर। ठीक है, चलो
आगे पढ़ो। इफ अ कंपनी प्रोवाइड सेवरल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इट ऑफन डुप्लीकेट्स दीज फंक्शन। सर ऑब्वियस बात है सर, देखो ना, एक डिवीजन में एक एचआर होगा और एक दूसरा डिवीजन है उसमें भी एचआर होगा। ऐसा तो नहीं है इसी पर्सन को मैं कहूंगा भाई 2 घंटे यहां बैठ जाया कर, फिर 2 घंटे इधर आ जाया कर, फिर बाद में 2 घंटे यहां चले जाया कर, फिर इधर आ जाया कर। नहीं सर, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो डुप्लीकेट करेगा अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एंड क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। अपने अपने डिवीजन के लिए ये अलग अलग फंक्शंस होंगे, ईच ऑफ विच कंटेन इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शंस। बिल्कुल सर, इनके अपने अपने फंक्शन होंगे टू मैनेज ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। अंकल जी कह रहे हैं हर एक डिवीजन का जनरल मैनेजर यानी कि बिजनेस लेवल रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट? इसको बाद में हमें डिटेल में भी करना है, अभी सिर्फ हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखो क्वेश्चन। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट? प्यार से हम इसको कहेंगे सबू, SBU, सबू। ठीक है, ये जो होता है ये होता है सर बिजनेस लेवल पे, यानी कि आकाश अंबानी के लेवल पे। ठीक है, लिखो इसमें दीज आर सेपरेट divisions of a company that operates independent लिखो इसमें have own strategies own objectives own resources आगे लिखो these are responsible for their own division and has control over their operations marketing profitability ठीक है, लिख लो इसको, फिर समझते हैं जरा क्या कह रहे हैं। लिख लिया? कुछ नहीं कह रहा सर, बड़ा सिंपल है। ये जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है सब्सिडरी की। अगर आप देखो इसको तो ये किसकी बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा है ये। खुद देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भैया देखो सेपरेट बिजनेस यूनिट है, भैया कॉर्पोरेट है मेन, उसके अपने अपने डिवीजन है। क्या वो सेपरेट है? बिल्कुल सर सेपरेट है। क्या वो डिवीजन है? बिल्कुल डिवीजन है। अरे तो भैया डिवीजन ही तो कहना चाह रहे हो, बस आप ये कहना चाह रहे हो कि डिवीजन जो है ना बिल्कुल ही अलग है, इसका और इसका आपस में जनरली कोई लेना देना नहीं है। ये पेट्रोल की बात कर रहा है और ये टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा है। अब पेट्रोल वाला टेलीकम्युनिकेशन वाले से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है उसका, उसका सिर्फ उसके पापा के थ्रू लिंक है।
तो वो ये कहना चाहता है दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंट, यानी कि बात समझो कि सर देखो, अच्छा पहले मैं एक बार ये देखूं कि अनंत अंबानी को कौन सा सेक्टर दिया हुआ है। पहले ये माइक्रोसॉफ्ट बिंज खुलेगा, बिंज में खुलेगा गूगल, गूगल में मैं फिर डालूंगा, ये बड़ी दिक्कत है। डिवीजन हैंडल बाय अनंत अंबानी, अनंत आ गया, अनंत अंबानी। सर अनंत अंबानी इज द यंगेस्ट सन ऑफ मुकेश अंबानी, हेड्स न्यू एनर्जी बिजनेस एट रिलायंस इंडस्ट्री। अच्छा ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, आकाश अंबानी जो है वो लीड कर रहा है किसको, रिलायंस इंफोकॉम को। ईशा अंबानी जो है रिटेल में है, और अनंत अंबानी जो है लीडिंग द ग्रुप ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। और बाकी ये नीता अंबानी की बात कर रहा है, यानी तीन तीन की बात कर रहा है। पहला तो कह रहा है आकाश अंबानी तो हमें पता है जियो इन्फोकॉम संभाल रहा है, अनंत अंबानी जो है उसको उन्होंने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट दे दिया, और जो इनकी बेटी है ईशा अंबानी वो संभाल रही है रिटेल सेक्टर। क्या संभाल रही है सर वो, रिटेल सेक्टर। अब जरा समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर देखो, इसको लिखना मत, कि सर एक तो ये है, ये कौन है सर, ये है हमारे आकाश भाई, और आकाश भाई क्या संभाल रहे हैं सर, आकाश भाई के पास है जियो। दूसरा कौन है सर, दूसरे है अनंत भाई, अनंत भाई के बाल लंबे हैं थोड़े, ठीक है। तो अनंत भाई क्या संभाल रहे हैं सर, अनंत भाई संभाल रहे हैं ग्रुप ग्रीन प्रोजेक्ट, और उनकी बेटी भी है। बेटी कौन है सर, बेटी है ईशा अंबानी। वो क्या संभाल रही है सर, वो संभाल रही है रिटेल सेक्टर, ठीक है। अभी लिखना मत, ये रिटेल सेक्टर संभाल रही है। अब मुझे बताओ जरा, क्या आकाश अंबानी अनंत अंबानी के पास जाके ये कहेगा अरे भाई देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, पर देखो जैसे मैं जियो में काम करता हूं ना इंफोकॉम में, तुम भी अपने ग्रीन प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे ही काम करो। या फिर वो ईशा अंबानी को कहे कि देखो बहन, तुम भी ऐसे काम करो जैसे मैं अपने रिलायंस जियो में काम कर रहा हूं इन्फोकॉम में। अब वो क्या कहेगी, वो बोलेगी भैया मेरा रिटेल सेक्टर है, जो स्ट्रेटेजी आप रिटेल सेक्टर में लगाओगे सेम स्ट्रेटेजी आपके इन्फोकॉम में नहीं लगेगी, क्योंकि सर रिटेल सेक्टर के कस्टमर अलग हैं, प्रोडक्ट अलग है। आपका जो प्रोडक्ट अलग है, इसके कस्टमर अलग हैं, यानी कि इसका और इसका आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो इसकी जो कंपनी है वो है सेपरेट बिजनेस यूनिट, जिसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपना डिवीजन है। सेम ये भी एक क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर ये डिवीजन ही तो था, हाँ बस डिवीजन का ही नाम बदल के उसने क्या कर दिया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर ये क्या मतलब है, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ही बात को घुमा फिरा के ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बातें चलती है। तो यही उसने कहा, देखो जरा कि भाई सेपरेट डिवीजन है कंपनी का, इंडिपेंडेंट है, क्या ये इस पे डिपेंड करते हैं सर, बिल्कुल नहीं करते। फिर अपनी ओन स्ट्रेटेजी होगी, बिल्कुल। ओन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जनरली तो ऑब्जेक्टिव सबका प्रॉफिट कमाना ही होता है। ओन रिसोर्सेज होंगे, बिल्कुल। अब जरा समझो, जैसे मान लो कि ये ईशा अंबानी को अपने स्टाफ को, लेट सपोज इसके पास 500 लोगों का स्टाफ है, इसको 500 लोगों के स्टाफ को सिम देनी है, जियो की सिम देनी है, और साथ साथ ये कह रही है कि जियो का तुम जो भी यूज करोगे उसका खर्चा हम भरेंगे। अब बताओ ये जो अपनी सिम है वो लेने के किसके पास जाएगी, अपने भाई के पास जाएगी, आकाश के पास, और बोले फोन करेगी आकाश कि यार देख, मैंने अपने 500 स्टाफ को है ना जियो की सिम देनी है, ताकि ये क्या रहे सर, ये एक्टिव रहे और ये कनेक्ट रहे, तो तू 500 सिम भिजवा दियो। उसने कहा ठीक है भिजवा दूंगा। अब ये कह रही है कि ठीक है तू मेरा भाई है तो पैसे वैसे तो तू मेरे से लेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, काम धंधे में कोई पैसा वैसा नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा हूं, मेरे अपने इंडिपेंडेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, आपके इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव है, तो मैं जब आपको सामान दूंगा तो इसका मतलब मैं पर्टिकुलरली आपकी कंपनी को बेचूंगा, भले ही हम दोनों एक ही फादर के बच्चे हैं, कॉर्पोरेट तो एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सेल और परचेज करेंगे, और एक दूसरे से क्या कमाएंगे सर,
प्रॉफिट भी कमाएंगे। ये जब आप वो करोगे, कंसोलिडेशन करोगे, तो वहां पे आपको ये बात दोबारा से बताई जाएगी। कंसोलिडेशन के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जब अलग अलग कंपनी है या अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन उसके पेरेंट सेम है, फादर सेम है, तो भी वो कंपनीज आपस में प्रॉफिट कमा सकती है एक दूसरे को सामान बेचकर। हालांकि कंसोलिडेशन करते टाइम वो नलीफाई हो जाता है इफेक्ट उसका, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट अपने क्या है, ऑब्जेक्टिव, और इसके भी इंडिपेंडेंट अपने ऑब्जेक्टिव हैं। इनके रिसोर्सेज अपने होंगे। रिसोर्सेज क्या सर? मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी। तो क्या इनके पास अपने रिसोर्स होंगे और इनके पास अपने? बिल्कुल सर, दोनों के पास अपने अपने क्या होंगे सर? रिसोर्सेज होंगे। फिर कह रहा है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे सिर्फ अपने डिवीजन के लिए? बिल्कुल सर, अपने डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसी पे कंट्रोल भी कर पाएंगे, और इनके अपने ऑपरेशंस होंगे, मार्केटिंग होगी, और अपना सेपरेट बैलेंस शीट, पीएनएल बनेगा, प्रॉफिट भी अलग निकलेगा। मुझे बताओ, बात समझ आई? ठीक है, चल ये लिख लो, आकाश, अनंत और ये ईशा, इनके नाम भी लिख लो, फोटो भी बना लो। सर एग्जाम में लिखना है? नहीं, एग्जाम में आप ये मत लिख के आना, ठीक है? एग्जाम में ऐसा आकाश, अनंत ये मत लिखना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये बिजनेस लेवल की बात हो रही है, डिविजनल लेवल की बात हो रही है, और उसी को हमने एक नया नाम दे दिया, सेपरेट बिजनेस यूनिट। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये लिखूं कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की जगह मैं आपको लिख दूं और व्हाट इज डिविजनल लेवल। ठीक है, तो डिविजनल लेवल हम ये बता देंगे। एक्चुअली डिविजनल लेवल वो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि जो कंपनी है वो होगी सेपरेट बिजनेस यूनिट। ठीक है, और जो उसमें काम कर रहा है टॉप पे जो है वो डिविजनल मैनेजर है, वो डिविजनल लेवल पे आ गया, ये कहना है। लेकिन बात तो एक ही है ना? चलो लिख लो इसको फटाफट से। लिख लिया? ये आपको रीड करना है घर पे, ठीक है? इसको पूरा रीड करना है, ये भी रीड करना है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल। आओ जरा क्वेश्चन। सर ब्रेक दे देते तो अच्छा रहता। चलो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन लिख लो फिर ब्रेक देता हूं। लिखो क्वेश्चन। व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल? कॉर्पोरेट लेवल in an organization, in an organization. Also explain their strategies. देखो full stop. Also explain their strategies. Also explain their strategies that are being made at this level. That are being made at this लेवल। ठीक है, चलो ये लिख लो क्वेश्चन। व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप, ऑल्सो एक्सप्लेन देयर स्ट्रेटेजीज दैट आर बीइंग मेड एट दिस लेवल। इसको लिख लो, फिर हम इसको ब्रेक के बाद करते हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर हम खत्म कर दें आज की क्लास में, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे।